Good afternoon, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your assistant teacher. Today we are going to do question answers of chapter number 6 and 7. So take out chapter number 6. Chapter number 6 में सबसे पहला जो क्वेश्चन है, in which district of Rajasthan metro train has been developed? So, in which district of Rajasthan metro train has been developed? It will be जयपुर. जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर होगा आपका जयपुर. सेकंड है, वेयर इज जैसमंद लेक लोकेटेड? जैसमंद लेक जो है वो कहाँ है? उदयपुर. यस, सेकंड आंसर है आपका उदयपुर. नेक्स्ट है, व्हेन एंड वेयर डिड द फर्स्ट ट्रेन रन इन राजस्थान? राजस्थान में सबसे पहली ट्रेन जो है वो कहां से कहां तक चली थी? बंदीकुई, दौसा से लेकर आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश में तक. और कब? 1874 में. तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसका फर्स्ट आंसर आप लोग लिख लीजिए, साथ साथ नोट कर लो आप लोग. इन राजस्थान, first train ran between बंदीकुई ब्रैकेट में लिख लो इसके लिए दौसा एंड आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश. इन 1874. ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज सांगानेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड? सांगानेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कहां पर है? जयपुर. यस, इट इज जयपुर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर द मेजर जोग्राफिकल एंड नेचुरल टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ राजस्थान? इसके लिए आप आ जाओ पेज नंबर 35 पर. टेक आउट पेज नंबर 35 पर हेडिंग है जोग्राफिकल एंड नेचुरल टूरिस्ट अट्रैक्शंस. ठीक है, इसमें आपको टिक करना है स्टार्टिंग से. मेनी टूरिस्ट स्पॉट्स इन राजस्थान आर सेंटर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू. ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट. व्यू तक हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट आप लिखोगे इन उदयपुर से. इन उदयपुर जैसमंद, फतेह सागर, पिछोला, उदय सागर लेक एंड शिल्पग्राम फेमस हिल स्टेशन ऑफ सिरोही, माउंट आबू एंड नाकी लेक, पुष्कर लेक इन अजमेर, राजसमंद लेक इन राजसमंद, मैनल वाटरफॉल इन चित्तौड़गढ़, अट्रैक्टिव सैंड ड्यून्स इन जैसलमेर, रणथंबोर. यहां जैसलमेर तक टिक कर लो आप. ये सेकंड पॉइंट जो है वो जैसलमेर तक टिक कर लो. इन उदयपुर जैसमंद से लेकर जैसलमेर तक आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा. फिर इसके बाद में रणथंबोर से लेकर और आप इसको टिक करोगे फेमस तक, पूरा लास्ट. ठीक है,
ये 3 पॉइंट्स आपको इसके बनाने हैं। आ गया सबको समझ में? क्लियर है? यस मैम। मैम ये पूरा पैराग्राफ करना है ना? हाँ, पूरा पैराग्राफ करना है। ठीक है। ओके मैम। यस नेक्स्ट मैम। क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रोड ट्रांसपोर्ट इन राजस्थान। राजस्थान में रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में आपको बताना है। आ जाओ पेज नंबर 30 पर। टेक आउट पेज नंबर 30, रोड ट्रांसपोर्ट। इसमें आप फर्स्ट लाइन से शुरू करोगे, रोड ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट इन राजस्थान। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट इन राजस्थान हैपेंस थ्रू रोड्स। थर्ड पॉइंट, in rural areas road transport is very important. फिर उसके बाद में फोर्थ पॉइंट, many villages are connected to। फोर्थ पॉइंट आप यहां से करोगे, many villages are connected to roads under प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और एक many national highways pass through राजस्थान। ठीक है, 5 पॉइंट हो गए आपके। और ये जो फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म दे रखा है PMGSY, ये भी लिखना है आपको। ठीक है, फिर से देख लो, रोड ट्रांसपोर्ट से लेकर ट्रांसपोर्ट इन राजस्थान, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड है, मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट इन राजस्थान हैपेंस थ्रू रोड्स। थर्ड है, इन रूरल एरियाज रोड ट्रांसपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ पॉइंट, मेनी विलेजेस आर कनेक्टेड टू रोड अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और लास्ट आपका, मेनी नेशनल हाईवेज पास थ्रू राजस्थान। ओके, क्लियर हो गया सबका? अब नेक्स्ट चैप्टर करें या अभी ये कंप्लीट हुआ? किसी को कोई डाउट है इस चैप्टर में? इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स में आपको कुछ पूछना है किसी को, या नेक्स्ट नो चैप्टर? मैम। ओके, नो मैम। तो चलो फिर नेक्स्ट चैप्टर जो आपका क्लास में पढ़ाया हुआ है, तो आज इसके क्वेश्चन आंसर्स और बता देती हूँ आपको। तो देखो पेज नंबर 44 निकालो। हाउ मेनी गोल्स आर इंक्लूडेड इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो कितने गोल्स हैं? 17। यस, 17। अब है आपका चैप्टर नंबर 7। इसमें फर्स्ट जो है उसका आंसर होगा आपका 17। सेकेंड क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत इज एसोसिएटेड टू विच सेक्टर? आयुष्मान भारत जो है वो किस सेक्टर से रिलेटेड है? हेल्थ। हेल्थ। यस, हेल्थ। नेक्स्ट है, फिलिंग द ब्लैंक्स। The objective of DASH program is to stop female foeticide and encourage girls' education. So, इसका आंसर है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश स्कीम हैज बीन लॉन्च टू प्रोवाइड कैशलेस ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल। कैशलेस ट्रीटमेंट किस स्कीम के अंडर में किया जाता है? वो है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
वो है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। What was the objective? What are the objective of Rajasthan Janani Sishu Suraksha Yojana? तो इसमें आप लिख लो थर्ड में फर्स्ट, टू रिड्यूस maternal and child mortality rate. To reduce maternal and child mortality rate. नेक्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ टू स्कीम्स ऑफ फाइनेंस सेक्टर ऑफ द स्टेट। फाइनेंस सेक्टर के टू स्कीम्स का नाम बताना है आपको। तो सेकंड जो क्वेश्चन है उसका आंसर है, एक तो होगा आपका भामाशाह रोजगार सृजन योजना। भामाशाह रोजगार सृजन योजना। और दूसरा है इसके अंदर वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ग्रामीण कौशल योजना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब स्कीम्स रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड स्कीम्स आपको बतानी है। तो इसके लिए आप आ जाओ पेज नंबर 41। पेज नंबर 41 पर देखो आप, ऊपर स्कीम्स रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट बताया गया है, बताया है ना। इसमें आपको ये 1 to 6 पॉइंट विद ऑब्जेक्टिव लिखना है, ठीक है। 1 to 6 पॉइंट विद ऑब्जेक्टिव आपको ये लिखना है। एक बार वापस। हाँ, ये जो क्वेश्चन है डिस्क्राइब स्कीम्स रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट, जिसके लिए पेज नंबर 41 पर स्कीम्स रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट दिया हुआ है ना। इसमें 1 to 6 पॉइंट जो है ये आपको पूरा करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू स्टॉप फीमेल फोर्टिसाइड एंड एनकरेज गर्ल एजुकेशन। फिर स्वावलंबन योजना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इस तरीके से आपको ये 1 to 6 पॉइंट पूरे करने हैं। ओके, क्लियर? आ गया समझ में सबको? यस मैम। ओके, यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ओके बेटा, एक्सप्लेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 एक्सप्लेन करना है। पेज नंबर 42 देखो आप। पेज नंबर 42। Sustainable Development Agenda was adopted by the member
कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशन, नीचे देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पैराग्राफ दिया गया है ना, उसमें हाँ। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा वाज adopted by the member countries of United Nation Organization in 2015. Main aim of this work plan was to eradicate every form of poverty from everywhere. 17 development goals were adopted in the agenda with the view of achieving them till 2030. ठीक है, इसको 2030 तक करना है आपको। और शुरू के ये जो 5 पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल देते हुए, और आपको स्टार्टिंग के ये 5 पॉइंट्स आपको करने हैं 1 to 5। और वैसे तो ये इजी है, आप 17 भी लिख लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 to 17 ही कर लेना इसको। ओके तो ये 6 और 7 ये 2 चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर है 8th का वो स्टार्ट करेंगे। कंप्लीट हो जाएंगे ना ये 2 चैप्टर आपके? यस मैम। ओके तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर है 8 उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपन आज स्टार्ट कर लेते हैं कि इसमें क्या दिया गया है, किस चीज के बारे में ये चैप्टर है। बाकी अपन इसका चैप्टर जो है वो कल पढ़ेंगे, है ना। खाली एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 8 जो है वो है आपका गवर्नमेंट एफर्ट्स फॉर पब्लिक अवेयरनेस एंड सोशल रिफॉर्म्स, कि जो लोगों को जागरूक करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर सोशल सामाजिक कुछ बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो क्या रोल प्ले करती है, इसके बारे में इसमें दिया गया है। आवर्स इज अ डेमोक्रेटिक नेशन, कि हम लोग कहाँ रहते हैं, एक डेमोक्रेटिक नेशन में। In democracy, the government make effort for public welfare at every level for its citizen, कि डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर गवर्नमेंट हर वो लेवल पर काम करती है जिसमें इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं उन सबका वेलफेयर हो सके, सबका भला हो सके। So, our democracy emphasize democratic values on social, economic and political level, कि जो गवर्नमेंट है वो सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली वेलफेयर के लिए, सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए काम करती है। Our government has made many public welfare laws, पब्लिक वेलफेयर के लिए कई लॉज बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा टू इम्प्रूव सोशल हार्मनी, जो सामाजिक एकता है उसको बढ़ाने के लिए कई सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए हैं, पॉलिटिकली लोगों को जागरूक करने के लिए और इकोनॉमिक इक्वलिटी लाने के लिए गवर्नमेंट ने कई स्कीम्स चलाई है। सो वी विल रीड अबाउट दिस इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में उन्हीं सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि सबसे पहले है भूदान मूवमेंट। भूदान मूवमेंट क्या है? एंड लैंड रिफॉर्म्स। Due to zamindari system of early times, disparity of land ownership turned out to be a major problem. पुराने समय से ही हम सब ये चीज पढ़ते आ रहे हैं कि जो जमींदारी सिस्टम हुआ करती थी, पहले जमींदार होते थे, वो लोग जमीन रख लेते थे और उसके बदले में लोगों को कर्ज देना पड़ता था। ये जो जमींदारी सिस्टम है ये पुराने समय से ही चलती आ रही है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट अबॉलिश जमींदारी सिस्टम बाय मेकिंग लॉ, कि गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के बाद में इस जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया और उसके लिए एक लॉ बनाया गया, नियम बनाया गया। बट जमींदार डिप्राइव फार्मर ऑफ फर्टाइल लैंड इन द नेम ऑफ लॉ, लेकिन जो जमींदार थे वो लोग फिर भी फार्मर्स का शोषण करते थे जमीन को लेकर, जो उपजाऊ जमीन होती थी किसी नियम को लेकर, कानून को लेकर। So, due to irregularity of ownership, violence was incited in many parts of the country. और इसी कारण से हमारी कंट्री के कई पार्ट्स में एक वायलेंस क्रिएट हुआ फार्मर्स का। ऑन 18 अप्रैल 1951
विनोबा भावे इनिशिएटेड भूदान मूवमेंट 18 अप्रैल 1951 को, इसको अंडरलाइन कर लो कि विनोबा भावे ने भूदान मूवमेंट शुरू किया बाय डोनेटिंग ए पीस ऑफ लैंड इन पोचमपल्ली ऑफ तेलंगाना। उन्होंने एक जमीन का टुकड़ा हिस्सा दान किया और दान करके उन्होंने इस मूवमेंट को शुरू किया। और उन्होंने ये दान कहाँ किया था? पोचमपल्ली तेलंगाना के अंदर। ठीक है। मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूवमेंट, ये जो भूदान मूवमेंट था इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? was to abolish irregularity of ownership of land, कि जमीन का कोई भी राजा बनकर कभी भी बैठ जाता था, वो मेरी जमीन है, उसका कर्ज देना है, उस जमीन का कर्ज टैक्स देना पड़ेगा, आपको पैसे चाहिए तो इसके लिए आपको जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी। तो अलग ये जो इरेगुलरिटी थी ओनरशिप की, इसको देखते हुए इस मूवमेंट को शुरू किया गया था और इस सिस्टम को खत्म करने के लिए शुरू किया गया था कि लैंड जो है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन की ही होनी चाहिए। So Vinoba Bhave appealed landowners to donate 6 parts of their land. तो विनोबा भावे ने क्या किया कि जिस जिस लोगों के पास में जमीन थी उन लोगों से रिक्वेस्ट की कि आप अपने जमीन का 6th पार्ट, छठा हिस्सा आपको डोनेट करना है। सो एंटायर नेशन सपोर्टेड द मूवमेंट, पूरे देश ने इससे सपोर्ट किया इस मूवमेंट को। एंड 1/3 लैंड रिसीव फ्रॉम डोनेशन वाज डोनेटेड अमॉन्ग डिप्राइव्ड क्लासेस एंड लैंडलेस ट्राइब्स ऑफ द सोसाइटी। और फिर उन लोगों को भी जमीन मिली जिसके पास जमीन बिल्कुल भी नहीं थी, तो उन लोगों तक भी जमीन का हिस्सा जो था वो पहुंच सका। So at the appeal of Vinoba Bhave, भूदान was started in नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। विनोबा भावे की अपील पर, उनकी रिक्वेस्ट पर भूदान मूवमेंट जो है वो राजस्थान में नागौर से शुरू हुआ। अंडरलाइन कर लो इसको। द गवर्नमेंट ऑल्सो पास्ड राजस्थान ग्राम दान एक्ट, गवर्नमेंट ने भी इसे एक एक्ट के रूप में पास किया। कब? 1971 को, और उसका नाम रखा गया राजस्थान ग्राम दान एक्ट। अंडरलाइन कर लेना। About 75% population of Rajasthan was dependent on agriculture. ये तो हम सभी जानते हैं कि राजस्थान में मोस्टली ऑक्यूपेशन, मेन ऑक्यूपेशन जो है वो एग्रीकल्चर है, और 75% पॉपुलेशन राजस्थान का उस वक्त एग्रीकल्चर करता था। कब? ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। सो मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट वॉज एरिड एंड ड्राई। यहाँ पर ज्यादातर जो स्टेट था वो कैसा था? सूखा था, और मतलब कोई भी यहाँ पर कल्टीवेशन नहीं होता था। सो ड्यू टू राइज ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल पावर एट प्रेजेंट, डिपेंडेंस ऑन लैंड ऑफ द स्टेट एंड एग्रीकल्चर इज डिक्रीज। यानी कि लोग जो है यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने के कारण यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है उस बेसिस पर अब धीरे धीरे एग्रीकल्चर के लिए जमीन जो थी वो क्या होती जा रही? कम होती जा रही है। स्टिल एग्रीकल्चर, लैंड एंड फार्मर आर टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज ऑफ द स्टेट। लेकिन फिर भी अभी भी एग्रीकल्चर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी माना जाता है स्टेट का, हमारे राजस्थान का। The state government established Board of Revenue to provide affordable, fast and accessible justice to the people trapped in land dispute. तो इस land dispute को लेकर राजस्थान गवर्नमेंट ने कई जो है जो लोगों के लिए अच्छा हो, लोगों के वेलफेयर के लिए हो, ऐसा जस्टिस जो है वो तैयार किया गया। एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो एनफोर्स राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 एंड राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1955। इसको अंडरलाइन कर लो। ये दो एक्ट जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए। एंड दिस the government is striving to expand irrigation facilities to improve quality of land. इस एक्ट के अकॉर्डिंग लोगों को इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई, क्रॉप का प्रोडक्शन जो है, एंड एक्सपैंड एडवांस एग्रीकल्चर टेक्निक, एग्रीकल्चर की एडवांस टेक्निक से लोगों को जोड़ा गया, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर को और भी ज्यादा डेवलपमेंट किया जा सके। इसके बाद में आता है आपका इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब ये आगे का जो चैप्टर है वो हम कल पढ़ेंगे। यहाँ तक आप इस चैप्टर को रीड करना और दोनों चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको आपको कंप्लीट करना है अपनी नोटबुक में। ओके स्टूडेंट्स।